केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे, केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रूबिका लियाकत है और इस वक्त आप देख रहे हैं टाइम्स नाउ नव भारत। 8:50 हो चुके हैं और न्यूज की पाठशाला में आपका दाखिला हो चुका है। मैडम आ चुकी है। क्लास आपसे जुड़े हर उस विषय की है जिसे पढ़कर आप देश के सजग नागरिक बनते हैं। न केवल अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाते हैं बल्कि कर्तव्यों को भी याद रखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास इस वादे के साथ, पढ़ाऊंगी ऐसा कि कभी किसी ने नहीं पढ़ाया होगा। सबसे पहले आपको यह बता दें कि आज पाठशाला में आपके लिए कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं और किस पर लगेगी क्लास। चैप्टर नंबर 1 इस वक्त खेल क्रांति। ये छोटी मोटी क्रांति नहीं है, अंतरराष्ट्रीय संबंधों में ये एक नया कोलैब है। देश के लिए खेलिए और न्यूजीलैंड से कैसे शुभ समाचार आया है, इस पर होगी बात। फिर आएगा पार्ट नंबर 2, अफगानिस्तान ने मुनीर की 2 नेशन थ्योरी का कैसे धुआं उड़ा दिया है। डीएनए का ये चैप्टर डीएनए का है, आज रावलपिंडी के जनरल्स को सोने नहीं देने वाला है। फिर आएगा पार्ट नंबर 3, अल्हम्दुलिल्लाह, अंकल सैम के मन में चल क्या रहा है। ट्रंप की 1000 मिसाइलों वाली धमकी की इनसाइड स्टोरी आपके सामने। और फिर आएगा पार्ट नंबर 4, चीन के आसमान पर अमेरिका को एलियन दिख गया। यूएफओ का सबसे साफ वीडियो सब क्लियर कर देगा। और अंत में हमारा स्पेशल सेगमेंट जिसमें आपको बताएंगे नींद पूरी अगर आपकी नहीं हो रही है तो कितना नुकसान उठाना पड़ेगा, सोचा है कभी। पाठशाला में आज सबसे पहले स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी की क्लास आपके सामने। पढ़ोगे, लिखोगे, बनोगे नवाब, खेलोगे, कूदोगे, होगे कभी ये हुआ करता था लेकिन अब मामला बदल गया है। यही सूत्र है, यही मंत्र है कि अगर खेलोगे कूदोगे तो बनोगे लाजवाब। पढ़ोगे लिखोगे तो नवाब, खेलोगे कूदोगे तो लाजवाब। लाजवाब का मतलब किसी का कोई जवाब ही नहीं। यही सूत्र है, यही मंत्र है और यही यंत्र भी है। किसी भी देश की प्रगति और दुनिया में उसके सम्मान का खेलों में उसकी सफलता से सीधा सीधा रिश्ता होता है, डायरेक्ट कनेक्शन। नीति, राजनीति और कूटनीति, है ना। दुनिया में ये तीनों चीजें दबदबे का हार्ड पावर है, नीति, राजनीति और कूटनीति। लेकिन खेल और कला ये राष्ट्र की छवि और उसकी पहचान के लिए सॉफ्ट पावर का काम करते हैं। पीएम मोदी की यही स्कार्फ से स्पोर्ट्स तक वाली डिप्लोमेसी न्यूजीलैंड में देखने को मिली। पीएम मोदी संबंधों के इस मैदान में ग्लोबल पावर और कूटनीति भी खेल रहे हैं। रग्बी से लेकर रोइंग तक की बात कर रहे हैं। 100 साल पुराने खेल के रिश्ते को दुनिया को दिखा रहे हैं। पीएम मोदी के ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड दौरे में पूरी दुनिया इसका ट्रेलर देख रही है और उसकी एक झलक मैं आपको भी दिखाती हूं। ये मफलर जो आप देख रहे हैं, ये 25-30 साल पहले मुझे न्यूजीलैंड के एक साथी ने दिया था। तो ये कॉलेब का जमाना है। न्यूजीलैंड और भारत स्पोर्ट्स में भी बहुत ही शानदार कॉलेब कर सकते हैं।
तो पीएम मोदी भारत के मेडल वाले मोमेंटम को कैसे आगे लेकर जा रहे हैं, पाठशाला में आज एक एक करके आपके सामने ये बातें रखने वाली हूं। भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेलों को लेकर एक बहुत अहम समझौता हुआ आज। दोनों देशों ने स्पोर्ट्स जॉइंट एक्शन प्लान पर साइन किया है। रोड मैप है 2030 का, जिसका मकसद है दोनों देशों के बीच खेल के रिश्तों को एक बिल्कुल नए लेवल पर लेकर जाना है। अब आप कहेंगे न्यूजीलैंड से खेल वाला संबंध बनाकर क्या ही हो जाएगा, न्यूजीलैंड से ऐसा क्या स्पोर्ट्स से हम ले लेंगे, ये सारी डिटेल में आगे आपको बताऊंगी, तो बने रहिएगा। लेकिन जो डील हुई है फटाफट से आपको बता देती हूं। इस डील की खास बात यह है कि स्पोर्ट्स साइंस और वर्ल्ड क्लास कोचिंग पर हमने समझौता किया है। पता है क्यों? क्योंकि न्यूजीलैंड के पास खेल की बेहतरीन टेक्निक है, ट्रेनिंग का एक मॉड्यूल है। आप कहेंगे इसका क्या प्रूफ है? अभी बताती हूं, प्रूफ भी देती हूं आपको। वहां के एक्सपर्ट्स हमारे भारतीय एथलीट्स और कोचेस को हाई परफॉर्मेंस ट्रेनिंग देंगे। खेल के दौरान लगने वाली चोटों से उबरने के लिए स्पोर्ट्स मेडिसिन, स्पोर्ट्स साइंस की एडवांस टेक्नोलॉजी भारत के साथ शेयर करेंगे। यानी हमारे खिलाड़ियों को अब और भी ज्यादा इंटरनेशनल लेवल की फैसिलिटीज मिलेंगी। भारत और न्यूजीलैंड के खेलों के इस रिश्ते को पूरे 100 साल होने जा रहे हैं और इसे सेलिब्रेट करने के लिए दोनों देश 100 साल यानी 100 इयर्स ऑफ यूनिटी थ्रू स्पोर्ट इसका जश्न मना रहे हैं। न्यूजीलैंड के से पहले जब पीएम मोदी ऑस्ट्रेलिया में थे ना, तो वहां भी भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच ऐतिहासिक इंडिया ऑस्ट्रेलिया स्पोर्ट्स कोलैबोरेशन रोड मैप लॉन्च किया गया। अब इसमें क्या हुआ? इसमें यह हुआ कि ऑस्ट्रेलिया की सबसे मशहूर T20 लीग है ना, बिग बैश लीग, उसकी ओपनिंग सेरेमनी भारत में होगी पहली बार। दोनों देशों की कंपनियां मिलकर खेल का सामान बनाने, बड़े स्पोर्ट्स इवेंट्स को मैनेज करने और स्पोर्ट्स से जुड़े नए स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए हाथ मिलाएंगे। महिला खिलाड़ियों के लिए स्पेशल बायलैटरल टूर्नामेंट्स आयोजित किए जाएंगे। ये समझौता ऑस्ट्रेलिया के साथ हुआ। ये साझेदारियां, ये फैसले और जो ये पिन पॉइंट एक्शन प्लान है, ये ऐसे ही नहीं बन रहा है कि चलो गए हैं तो क्या करें, चलो खेल पर भी साइन करके आ जाते हैं। दोस्ती बढ़ानी है तो कहां बढ़ाए, चलो खेल, ऐसा नहीं है। ये चीजें इतनी तेज रफ्तार में यूं ही नहीं चल रही है। पीएम मोदी तैयारी के साथ, एकदम होमवर्क के साथ मैदान में उतरने वाले नेता हैं। ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, वो राजनीति का मैदान हो कि खेल का मैदान हो। अब क्रोनोलॉजी समझिए। 2030 में भारत कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी करने वाला है। कब करने वाला है? 2030 में। 2032 में ऑस्ट्रेलिया ओलंपिक खेलों का आयोजन करने वाला है और 2036 में भारत ओलंपिक खेलों की मेजबानी करने वाले देशों की रेस में शामिल होने वाला है, शामिल है इनफैक्ट। इस पूरी टाइमलाइन पर मोदी सरकार की नजर है। भारत अहमदाबाद को सिर्फ 2030 के कॉमनवेल्थ खेलों के हिसाब से नहीं, बल्कि ओलंपिक खेलों के हिसाब से तैयार कर रहा है। समझ गया? मतलब केवल कॉमनवेल्थ का खेल हम लोग ऑर्गेनाइज कर दे अहमदाबाद में, यह अपना सपना नहीं है। ओलंपिक खेलों के हिसाब से भी हम देश को तैयार कर रहे हैं और इसमें हम उन देशों की मदद ले रहे हैं जो इसकी मेजबानी करने वाले हैं, यानी उसका एक्सपीरियंस लेने वाले हैं इस नए जमाने में। ओलंपिक खेलों की होस्टिंग के लिए भारत, समझ लीजिए, कमर कस रहा है। स्टेप बाय स्टेप वो आगे बढ़ रहा है। दुनिया में अपनी स्पोर्ट्स क्रेडिबिलिटी को वो मजबूत करने के लिए, यानी हम मजबूत करने के लिए एक गजब का मास्टर स्ट्रोक खेल चुके हैं। अब जानना चाहेंगे वो मास्टर स्ट्रोक क्या है? खेलोगे तो खिलोगे, ये मंत्र है पीएम का। और इसी मंत्र के साथ भारत को स्पोर्ट्स की दुनिया का सुपर पावर बनाने में जुट गए हैं पीएम। और इसकी बैक स्टेज तैयारी क्या है? स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए बजट बढ़ रहा है। 2004 और 5 के मुकाबले स्पोर्ट्स बजट में, आंकड़ा लाइएगा मत, अभी सिर्फ मैं आपको गैस करने के लिए थोड़ा मौका देती हूं। 2004 और 5 में जो हमारा स्पोर्ट्स बजट था, आज की तारीख में अगर उसका कंपैरिजन किया जाए तो कितना प्रतिशत होगा? आपको क्या लगता है? 50% ज्यादा, 100% ज्यादा, 150, 300,
400, 2004 और 5 के मुकाबले स्पोर्ट्स बजट आज की तारीख में 860% बढ़ चुका है। ओलंपिक या इस जैसे किसी भी बड़े इवेंट के मेडल टैली सिर्फ खिलाड़ियों का वो स्कोर कार्ड नहीं होता है, ये दुनिया के सामने किसी देश की ताकत का पावर इंडेक्स होता है। आप जब ओलंपिक मैचेस देखते हैं तो उसमें स्कोर टैली होती है ना, उसमें दिख रहा होता है रशिया, अमेरिका, यूएसए और चाइना, हमेशा ये लोग नंबर 1, 2, 3 के आसपास दिख रहे होते हैं। ये पावर इंडेक्स है क्योंकि ये डेवलप्ड नेशन है। भारत चाहता है वहां उस टैली में लगातार बना रहे, ऊपर की तरफ। हम में से बहुत से लोग अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया गए नहीं होंगे, लेकिन हमें लगता है कि वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर, वहां का एनवायरनमेंट बड़ा अच्छा है। क्यों? क्योंकि इन देशों में जब ओलंपिक जैसे इवेंट होते हैं तो वहां से चकाचक सड़कों की, चमचमाती इमारतों की तस्वीरें दुनिया के सामने आती हैं और ये उस देश की इमेज की बेहतरी में बहुत काम आता है। अब भारत भी वही करना चाहता है क्योंकि विकसित भारत 2047 के विजन में खेल का आगे बढ़ना बहुत जरूरी है। अहमदाबाद में कॉमनवेल्थ की जो तैयारियां हो रही है वो ओलंपिक खेलों की तर्ज पर चल रही है ना। साबरमती नदी के किनारे 350 एकड़ में सरदार पटेल स्पोर्ट्स एनक्लेव तैयार हो रहा है। 20 से ज्यादा खेलों के लिए वर्ल्ड क्लास स्टेडियम यहां बन रहे हैं। क्या क्या खास होगा मैं बता देती हूं आपको। 24,000 की क्षमता वाला एक बड़ा सा टेनिस सेंटर बन रहा है वहां पर। स्विमिंग के लिए एक्वेटिक सेंटर, 50,000 की क्षमता वाला एक बड़ा एथलेटिक्स स्टेडियम बनाया जा रहा है। ओलंपिक के लिए भारत के पास बुनियादी ढांचे का लगभग 30% तो मौजूद है। मतलब हम कितना तैयार है ओलंपिक के लिए? 30%। हमें कितना चाहिए? 70%। अभी उसे तैयार करना बाकी है। खिलाड़ियों को तैयार करने के लिए हमें चाहिए टॉप्स, टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम, टॉप्स जैसे कार्यक्रमों की शुरुआत हमने कर दी है। इस प्रोग्राम के तहत ये जितने भी खिलाड़ी हैं ना, उनको अंतर्राष्ट्रीय पैरामीटर्स के तर्ज पर तैयार किया जाएगा, वैसी फैसिलिटीज दी जाएगी। खेलो इंडिया, फिट इंडिया मूवमेंट, गांव और कस्बों में जाकर वहां क्या गजब के, आपने देखे होंगे ना कई बार ऐसी रील आती है कि आप हैरान रह जाते हैं कि ये गांव का लड़का है, गांव की लड़की है, पर क्या ये खेल और क्या इसके अंदर क्षमता है। तो हमारे ये जो 2 मूवमेंट्स हैं, एक तो खेलो इंडिया और दूसरा फिट इंडिया मूवमेंट, इसके जरिए सरकार गांव में, कस्बों में, छोटे शहरों में खेल भावना को बढ़ा रही है, खेलों में रुचि जगाने की कोशिश कर रही है। पीएम मोदी कई बार क्लियर कर चुके हैं कि विकास और अर्थव्यवस्था के लिहाज से जो देश टॉप पर है उनमें ज्यादातर ओलंपिक के मेडल लिस्ट में भी टॉप पर है और भारत भी इस लिस्ट का हिस्सा बनना चाहता है क्योंकि भारत ने 1900 में अपने पहले ओलंपिक से लेकर 2024 पेरिस ओलंपिक तक कितने मेडल जीते हैं? 41। इनमें हमारे पास 10 गोल्ड है, 10 सिल्वर है और 21 ब्रॉन्ज मेडल है। याद कर लीजिए इस बात को। कितने मेडल अब तक हमने जीते हैं 1900 से लेकर 2024 तक? 41 मेडल जीते हैं। 10 हमारे पास गोल्ड है, 10 सिल्वर है और 21 ब्रॉन्ज मेडल है। ये 141 करोड़ आबादी वाले देश का अभी का आंकड़ा है। क्या बढ़िया है? बहुत बेहतर करने की जरूरत है ना। 166 मेडल न्यूजीलैंड की पूरी आबादी अहमदाबाद की आबादी के बराबर है। सोचिए इतने सालों में भारत में सिर्फ 41 मेडल। क्या मेडल का ये लंबा सफर स्पीड के मामले में थोड़ा धीमा नहीं है? और क्या वजह है कि चीन जैसा देश जो एक समय पर मेडल के लिए तरसता था, आज वो मेडल टैली में टॉप पर खड़ा होता है? या हम किसी भी तरह के खिलाड़ियों और उनकी खेल भावना या उनकी मेहनत पर सवाल नहीं उठा रहे। सुधार के लिए समझ और गलतियों से सीखना बहुत जरूरी होता है। स्पोर्ट्स मेडल, खासकर ओलंपिक की अगर मैं बात करूं तो चीन अपने आप में एक केस स्टडी है। जानते हैं क्यों? चीन ने 2024 में 91 पदक जीते। हमेशा ऐसा चीन के साथ नहीं था। 1988 के समर ओलंपिक में चीन के पास सिर्फ 5 मेडल थे
दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी होने के बाद भी मेडल की संख्या इतनी कम थी, जिसे चीन की सरकार ने अपमान के तौर पर ले लिया और चैलेंज की तरह इस पर काम करना शुरू किया। और ठीक 20 सालों में चीन ने सब कुछ बदल कर रख दिया। 2008 के बीजिंग ओलंपिक में चीन ने 48 गोल्ड, 22 सिल्वर और 30 ब्रॉन्ज मेडल के साथ पदक का शतक लगा दिया और मेडल मशीन बन गया चीन ने ओलंपिक खेलों के जरिए दुनिया में सॉफ्ट पावर की मैसेजिंग दी। चीन ने ओलंपिक में मेडल्स के लिए अपनी बड़ी आबादी का सबसे ज्यादा फायदा उठाया। बड़ी आबादी यानी असीमित क्षमता और अप्रत्याशित टैलेंट। लेकिन बड़ी आबादी होने का सबसे बड़ा चैलेंज है टैलेंट की खोज करना। अक्सर ऐसे टैलेंट पूरे देश में फैले होते हैं, ऐसा नहीं कि केवल मेट्रो सिटीज में मिले। छोटे छोटे शहर में, कस्बों में खेल के इस टैलेंट की खोज की जाने लगी। उधर चीन में भी गांव और छोटे कस्बों के स्तर पर 8 से 13 साल के बच्चों के सिलेक्शन के लिए कमेटी बनाई गई। सिलेक्शन के आधार पर सबसे तेज या सबसे मजबूत होने को उन्होंने तरजीह नहीं दी, बल्कि यह देखा कि कौन सा बच्चा लंबे समय तक सही प्रशिक्षण के बाद योग्य बन सकता है। इस सिलेक्शन प्रोसेस में डायरेक्टर्स की और डॉक्टर्स की, वो जो डायरेक्ट करते और वो जो डॉक्टर्स थे, उनकी टीम को लगाया गया, जो बच्चों के जेनेटिक्स की जांच करके छिपी हुई प्रतिभा का पता लगा सकते थे। इसी आधार पर एक लिस्ट तैयार की गई। चीन आज भी इसी तरीके का इस्तेमाल करके बच्चों में लचीलापन ज्यादा लाता है, उन्हें जिम्नास्टिक और डाइविंग कैंप भेजता है। जो बच्चे कद में लंबे होते हैं उन्हें बास्केटबॉल के लिए सेलेक्ट किया जाता है। जिनकी सजगता तेज होती है वो पिंग पोंग खेलता है। जिसकी नजरें तेज होती है उन्हें शूटिंग या तीरंदाजी सिखाई जाती है। जिनके हाथ लंबे हैं वो स्विमिंग करते हैं। जिनके पास ताकत ज्यादा है, बल ज्यादा है, कंधे मजबूत हैं, उन्हें वेट लिफ्टिंग के लिए सेलेक्ट किया जाता है। ऐसा करके बहुत छोटी उम्र से ही हर तरह के खेलों में चीन अपने बच्चों को तैयार करता है। इसके लिए 3000 से ज्यादा खेल के स्कूल बनाए गए हैं, जहां लगभग 4 लाख एथलीट्स ट्रेंड होते हैं। साफ है, मेडल टैली में नंबर 1 आना ग्रास रूट लेवल से लेकर टॉप मैनेजमेंट के विजन का नतीजा है। और इतिहास गवाह है, जिसने खेल की दुनिया पर राज किया, असल दुनिया में महाशक्ति बनने का रास्ता वहीं से होकर गुजरा। और इसीलिए भारत अब इस तर्ज पर काम कर रहा है। अब पाठशाला में अगला चैप्टर आपके सामने रखते हैं। अफगानिस्तान ने मुनीर की 2 नेशन थ्योरी का धुआं उड़ाकर रख दिया है। शुरुआत के लिए आपको थोड़ा फ्लैशबैक में ले चलती हूं। पूरा चैप्टर समझने के लिए यह जरूरी है कि आप थोड़ा फ्लैशबैक में जाएं। आज से 1 साल 2 महीने 25 दिन पहले पाकिस्तान के फील्ड मार्शल असीम मुनीर ने 2 नेशन थ्योरी का समर्थन किया था, याद है ना? जिसके नफरती बीज जिन्ना ने बोए थे यहां, और उसी विनाशकारी बीज ने भारत के 2 टुकड़े कर दिए थे। मुनीर ने भारत और पाकिस्तान के रिश्तों को लेकर क्या कहा था कि हम कभी एक नहीं हो सकते, क्योंकि हम हिंदू नहीं हैं। हमारे धर्म, रीति रिवाज, विचार, संस्कृति एक नहीं है। अब इस बात का जिक्र मैं इसलिए कर रही हूं क्योंकि आज मुनीर की इस विभाजनकारी और नफरत से भरी सोच को जोरदार तमाचा पड़ा है, और यह तमाचा मारा है उसी के पड़ोसी मुल्क अफगानिस्तान ने। अफगानिस्तान के कृषि मंत्री मौलवी अताउल्ला उमारी इन दिनों दिल्ली में है वो, और यह पहला भारत दौरा है। पहले ही दौरे में उमारी ने पता है क्या कहा? पहला यह कि भारत की मेहमान नवाजी गजब है। उन्होंने भारत और अफगानिस्तान के संबंधों को लेकर एक बहुत ही दिल छू लेने वाली बात कही है। उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है जैसे मैं अपने ही लोगों के बीच में हूं। मुझे यहां अपने ही देश जैसा लगता है, और हमारा DNA एक ही है। यह कोई मामूली बात नहीं है, इसके बहुत बड़े माने हैं। अफगानिस्तान के कृषि मंत्री ने अपने पहले ही दौरे पे भारत की संस्कृति और संस्कार में वो देख लिया
जो इस पाकिस्तान को पिछले 78 सालों में ना तो दिखा है और ना ही समझ आया है। इसीलिए आज मैं आसिम मुनीर से कुछ सवाल पूछना चाहती हूं। चलिए, आप ही की बात सही कि हिंदू मुस्लिम अलग अलग संस्कृति है, लेकिन फिर बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग क्यों हुआ? पीओके के 45 लाख मुसलमान पाकिस्तान से अलग होने की धमकी क्यों दे रहे हैं? अफगानिस्तान आपका पड़ोसी मुस्लिम देश है, उस पर पाकिस्तान बम क्यों बरसा रहा है? मुझे यकीन है कि मेरे एक भी सवाल का जवाब मुनीर के पास नहीं होगा। इसीलिए आज पाकिस्तान को मेरी सलाह है कि अफगानिस्तान के कृषि मंत्री से थोड़ा सीख लो। जिस तरह से उमारी को पता है कि भारत और अफगानिस्तान के संबंध महाभारत काल से है, उसी तरह मुनीर को भी ये मान लेना चाहिए कि कोई पुत्र भले ही पिता से अलग हो जाए, कोई बेटा भले ही बाप से अलग हो जाए, लेकिन उसकी रगों में बाप का ही खून दौड़ता है। वो अपने डीएनए को झुठला नहीं सकता झूठी मूठी फालतू की बातें करके। मुनीर को ओमानी की इस बात को बहुत गौर से सुनना चाहिए। देख रहे हैं, एक कह रहा है हम कभी एक नहीं हो सकते। भैया, जो एक हो सकते हैं, कलमा गो है, आप लोग सब एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं। किताब भी एक है, परंपरा भी एक है, संस्कृति भी एक है, पर कभी एक हो सकते हैं? वो देखिए, अफगानिस्तान के कृषि मंत्री ओमारी बिल्कुल सही कह रहे हैं, हमारा डीएनए एक ही है। दोनों देशों की संस्कृति एक मजबूत धागे से जुड़ी हुई है। आज का अफगानिस्तान कभी अखंड भारत का विभिन्न ये जो सारे बिंदु हैं, उन सब का जुड़ा हुआ एक हिस्सा होता था, अभिन्न हिस्सा हुआ करता था। आज का कंधार महाभारत काल में गांधार हुआ करता था। वहां के राजा सुबुल की बेटी गांधारी का विवाह हस्तिनापुर नरेश धृतराष्ट्र से हुआ था। यानी अफगानिस्तान से भारत का रोटी बेटी का रिश्ता रहा है। आप देखिए कि भारत के कई राजाओं ने अफगानिस्तान की धरती पर शासन किया। चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त मौर्य, सम्राट कनिष्क, राजा कल्लार, राजा जयपाल, आनंदपाल के काल में अफगानिस्तान उनके साम्राज्य का हिस्सा रहा है। अफगानिस्तान का बामियान प्रांत हमारी साझा बुद्ध विरासत का सबूत है। शास्त्रीय संगीत के अफगानी उस्ताद मोहम्मद हुसैन सरहंग ने भारत के पटियाला घराने में संगीत की शिक्षा और दीक्षा ली है। अमिताभ बच्चन से लेकर शाहरुख खान, मिथुन चक्रवर्ती तक भारतीय एक्टर्स और फिल्मों को अफगानिस्तान में वैसा ही प्यार मिला है जैसा हिंदुस्तान में। आज भी काबुल में गुरुद्वारों और मंदिरों का होना अफगानिस्तान और भारत की सांस्कृतिक मेलजोल और भाईचारे का सबूत है। हालांकि वो जो तालिबानी राज है, उसे लेकर अक्सर इस तरीके के सवाल उठते रहते हैं। बामियान में याद कीजिए, बुद्ध की मूर्ति तोड़ी गई थी, उस तस्वीर को कोई भूल नहीं सकता है। लेकिन आज की तारीख में जब अफगानिस्तान ये मानने को तैयार हो जाता है कि डीएनए तो एक ही है, तो बहुतों को मिर्ची लगेगी। अफगानिस्तान में बहुत सी ऐसी चीजें हो रही है जिससे भारत और भारत की डेमोक्रेसी इत्तेफाक नहीं रखती है। लेकिन जब अफगानिस्तान ये कहता है हमारा डीएनए एक ही है, तो वो तमाम, और ये कोई और नहीं है, तालिबानी नेता है जिसको पाकिस्तान ने कभी शरण दी थी। और ये तालिबानी नेता आज क्या कह रहे हैं कि भारत और अफगानिस्तान का डीएनए तो एक ही है। और वो डीएनए कैसे एक है, मैं पीछे लेकर गई, आपको बता दिया। जो अफगानिस्तान पाकिस्तान का पड़ोसी है, उसके साथ पाकिस्तान के रिश्ते जानी दुश्मन वाले दौर में अब पहुंच चुके हैं। दोनों देशों के बीच अघोषित युद्ध अभी चल रहा है। आए दिन अफगानिस्तान के शहरों पर एयर स्ट्राइक करता पाकिस्तान। अब तक सैकड़ों बेगुनाह अफगानी अपनी जान गंवा चुके हैं। 2021 में अमेरिका सेना ने अफगानिस्तान छोड़ते ही तालिबान ने काबुल की सत्ता पर कब्जा कर लिया। वो आपको पता है, वो प्लेन याद है, प्लेन के ऊपर बैठ गए थे सारे, उड़े थे, ये वो वाला टाइम है। उस वक्त पाकिस्तान की खुशी का ठिकाना नहीं था। पाकिस्तान के तत्कालीन पीएम इमरान खान तालिबान सरकार को बधाई देने काबुल गए थे। पाकिस्तान की रणनीति थी कि वो तालिबान सरकार का इस्तेमाल भारत के खिलाफ करेगा। लेकिन 2023 में पाकिस्तान की रणनीति तब फेल हो गई जब तालिबान सरकार ने पाकिस्तान के डुरुंड लाइन पर बाड़ लगाने से रोक दिया।
दोनों देशों के रिश्ते तब और खराब हो गए जब आतंकी संगठन टीटीपी यानी तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने पाकिस्तान को कई हमलों से दहला दिया और इसके बाद से पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में बम बरसाना शुरू कर दिए। अफगानिस्तान इसी वजह से अभी नाराज और खार खाए बैठा है और आज की तारीख में दोनों देशों के बीच फॉर्मल डायलॉग लगभग खत्म हो चुका है। पाकिस्तान अब एक ऐसे जाल में फंस गया है जहां वो तालिबान को ना तो कंट्रोल कर पा रहा है ना ही उससे पूरी तरह रिश्ते तोड़ पा रहा है, फंस गया है। लेकिन अब पाकिस्तान के सामने मुश्किल यह है कि उसने अपनी जिन मिसाइलों का नाम गजनवी, गौरी, बाबर, अब्दाली जैसे अफगानिस्तानी लुटेरों के नाम पर रखा था, उन मिसाइलों के नाम अब बदलने की सोच रहा है। पाकिस्तान ने अफगानी लुटेरों के नाम पर अपनी मिसाइलों का नाम इसलिए रखा था क्योंकि वो इसी बहाने भारत के अतीत के जख्मों पर नमक छिड़कना चाहता था। तब शायद पाकिस्तान ने सोचा नहीं था कि जिस भारत को चिढ़ाने के लिए वो गौरी, गजनवी और अब्दाली का महिमा मंडन कर रहा है, एक दिन उसे उन्हीं नामों से हाय तौबा करनी पड़ेगी। ये अफगानिस्तानी डाकू पाकिस्तान के लिए इस्लामिक हीरो थे, लेकिन आज अफगानिस्तान से बिगड़ते रिश्तों की वजह से वही इस्लामिक हीरो पाकिस्तान को भी आक्रांता और डाकू नजर आने लगे हैं। अफगानिस्तान को भी अब समझ आ चुका है कि उसका असली हितैषी कौन है। वो कौन है जो आज भी अफगानिस्तान को गोली, बम, बारूद के विनाशकारी दलदल से निकालने की जहमत, छोड़ दीजिए, सोच भी नहीं रहा है। भारत ने अपनी वसुधैव कुटुंबकम की नीति के तहत अरबों डॉलर के निवेश से अफगानिस्तान में नवनिर्माण में योगदान दिया है। भैया तुम अच्छे पड़ोसी बने रहो, हमें तुमसे कोई खतरा नहीं होना चाहिए, हम तुम्हारी मदद करेंगे। लेकिन अगर घर में घुसकर किसी तरह का कोई गड़बड़ी करने की सोचेगा तो फिर हम बताएंगे घर में घुसकर मारना किसे कहते हैं। पाकिस्तान ने अपनी टेरर पावर पॉलिसी के तहत यह हिंदुस्तान में करने की कोशिश की और ऑपरेशन सिंदूर वाला तमाचा पड़ा उसे। और इधर पाकिस्तान अपनी टेरर पावर पॉलिसी के तहत अफगानिस्तान में आतंकवाद को बढ़ावा देकर उसी विनाश और अस्थिरता की तरफ धकेलने का काम करता है। भारत सृजन कर रहा है और पाकिस्तान विनाश। आप देखिए कि भारत ने काबुल में 178 मिलियन डॉलर की लागत से भव्य संसद भवन बनाया। लोकतंत्र का सबसे बड़ा गिफ्ट हो गया ये। पाकिस्तान ने क्या किया? अफगानिस्तान के आतंकवादी गुटों को संरक्षण दिया, भविष्य उनका बिगाड़ा। भारत ने दोस्ती के नाम पर अफगानिस्तान में वो जो सलमा बांध है उसे बनाकर वहां पर बिजली, खेती के लिए पानी की जरूरत पूरी की। पाकिस्तान ने क्या किया? उसी सलमा बांध पर बम बरसाए, अफगानिस्तान को अंधेरे और भूखमरी में धकेलने की कोशिश की। भारत ने अफगानिस्तान में 150 मिलियन डॉलर की लागत से 218 किलोमीटर लंबा जरंज देलाराम नेशनल हाईवे बनाकर विकास किया। पाकिस्तान उसी नेशनल हाईवे पर बम गिराता है, अफगानिस्तान के बुनियादी ढांचे को तबाह करने की कोशिश करता है। दोनों अगल बगल के मुल्क, हम भारत और वो विनाशकारी पाकिस्तान। देख लीजिए क्या कर रहा है अफगानिस्तान के साथ। भारत ने काबुल में बच्चों के इलाज के लिए बड़ा हाईटेक अस्पताल बनाया। पाकिस्तान अपने देश में दशकों से रह रहे 17 लाख अफगान शरणार्थियों के धक्के देने का काम करता है, उनसे छत छीन लेता है। भारत ने मानवीय सहायता के तौर पर अफगानिस्तान को लाखों मीट्रिक टन गेहूं दिया, दवाएं दी, वैक्सीन की मदद की कोरोना में। और पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर आर्थिक नाकेबंदी की। अफगानिस्तान के किसानों के फल और सब्जियां उसकी वजह से सड़ गई और अक्सर ये करता है। अब आपके मन में यह सवाल आ सकता है कि भारत ने तालिबान सरकार को आधिकारिक मान्यता तो दी ही नहीं है ना? हमने तो माना ही नहीं है कि तालिबान कोई सरकार है, फिर क्यों मैडम अफगानिस्तान कर रही है? अरे इसके माने समझिए प्रभु। अंतरराष्ट्रीय राजनीति में एक चीज होती है, रियल पॉलिटिक, यथार्थवादी राजनीति। क्या होती है? यथार्थवादी राजनीति, रियल पॉलिटिक। बहुत प्रैक्टिकल बात बता रही हूं, सुनिएगा। रियल पॉलिटिक की दुनिया में कोई भी रिश्ता
स्थायी नहीं होता है। ना तो हमारा कोई परमानेंट दोस्त होता है, ना ही कोई परमानेंट दुश्मन होता है। परमानेंट अगर कोई चीज होती है तो क्या होती है? हमारे हित, हमारा फायदा। बस एक ही मकसद स्थायी होता है और वो है राष्ट्रीय हित, राष्ट्र सर्वोपरि। आज भारत भी देश प्रथम की नीति पर चल रहा है। रियल पॉलिटिक्स में वो दृष्टिकोण होता है जहां किसी देश की विदेश नीति सिद्धांतों पर तो चलती है, लेकिन प्रैक्टिकलिटी को भी ध्यान में रखा जाता है, जमीनी हकीकत भी। अफगानिस्तान के कृषि मंत्री के इस डीएनए वाले बयान को आप 3 सरल पॉइंट के जरिए समझिए। बहुत साफ बात कर रही हूं मैं, नोट कर लीजिए। पहली बात, सैद्धांतिक रूप से भारत दुनिया का सबसे मजबूत लोकतंत्र है और वो तालिबान की उन विचारधाराओं का कभी समर्थन नहीं कर सकता जिसमें कट्टरता, महिलाओं की शिक्षा और अधिकारों पर पाबंदी हो। क्लियर? तालिबान सरकार को आधिकारिक मान्यता ना देने की बात को आप इसी से जोड़कर देख लीजिए। हम लोकतांत्रिक मुल्क हैं, हम लोकतंत्र के समर्थन में हैं, उस सोच के समर्थन में नहीं। दूसरी बात, अफगानिस्तान में भारत ने अरबों डॉलर का निवेश किया है और भारत वहां से पूरी तरह हाथ खींच लेता है तो हो सकता है चीन और पाकिस्तान क्या करे? अपना प्रभाव वहां पर बढ़ा दे, जो किसी भी सूरत में राष्ट्रहित में नहीं होगा। और तीसरी बात, अफगानिस्तान को देश चलाने के लिए पैसा चाहिए, तकनीक चाहिए, अनाज चाहिए। वो डुरुंड लाइन यानी जो पाकिस्तान से लगती अपनी सीमा पर भी कोई समझौता नहीं करना चाहता। जाहिर है आर्थिक मजबूती और संप्रभुता की रक्षा दोनों मोर्चों पर वो भारत की तरफ उम्मीद से देख रहा है और ऐसे में कोई कारण नहीं है कि भारत मदद से पीछे हटे। और मैं जिस रियल पॉलिटिक्स की बात कर रही हूं उसमें भारत और अफगानिस्तान का डीएनए मैच करना ही समय की मांग है। अफगान मंत्री ने डीएनए वाला बयान देकर डिप्लोमेसी की पाठशाला में एक नया चैप्टर जोड़ दिया है और आने वाले दिनों में जब भी मौका मिले आपको इस चैप्टर के कुछ और इंटरेस्टिंग पॉइंट्स जरूर बताऊंगी। फिलहाल पाकिस्तानी जनरल्स के कलेजे पर सांप लौटने दीजिए। अब आगे बढ़ते हैं। अरे सांप को वहीं बैठे रहने दीजिए, हम आगे बढ़ रहे हैं। पाठशाला में अब बात करेंगे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस बयान की जिसने पूरी दुनिया में एक नई बहस छेड़ दी है, यानी ट्रंप के अल्हम्दुलिल्लाह की बात। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने अंग्रेजी में कहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इन्हीं शब्दों का इस्तेमाल किया है अपने ट्रूथ सोशल पर। वो क्या लिखते हैं? प्रेज बी टू अल्लाह, यानी अल्हम्दुलिल्लाह। ईरान को खुल्लम खुल्ला धमकी दे दी। ट्रंप क्या लिख रहे हैं? ईरान पर 1000 मिसाइलें पहले से ही लॉक एंड लोडेड है। ऐसे में अगर ईरानी सरकार ट्रंप की हत्या, मी बड़ा वाला कैपिटल लिखते, मी, अगर मुझे मारने की कोशिश करते हैं, हत्या या हत्या की कोशिश करने की अपनी धमकी पर अमल करते हैं तो हजारों मिसाइलें दाग दी जाएंगी। अमेरिकी सेना ईरान के हर कोने को तबाह करने के लिए पूरी तैयार है और यह तबाही 1 साल तक चलेगी। और फिर आगे सेंटेंस लिखते हैं और जरूरत पड़ी तो और लंबी भी चल सकती है। फिर वही अल्हम्दुलिल्लाह। इस बयान में ट्रंप की झल्लाहट, बेचैनी साफ दिख रही है। वो खुद को मसीहा और सुपर स्ट्रॉन्ग मैन बता रहे हैं ताकि अमेरिकी जनता को मैसेज दिया जाए। लेकिन असलियत क्या है जानते हैं आप? ट्रंप इस बार बुरी तरह से फंस गए हैं। ईरान की धमकी ने उन्हें इतना हिला दिया है ना, उन्होंने इतना आक्रामक और भावुक बयान दे दिया। एक तरफ तो वो अल्लाह का शुक्रिया अदा कर रहे हैं, दूसरी तरफ ईरान को पूरी तरह बर्बाद करने की बात कर रहे हैं। ये झुंझलाहट साफ बता रही है कि ट्रंप अंदर से काफी परेशान है और हो सकता है कि वो अल्हम्दुलिल्लाह कहकर चिढ़ाने की भी कोशिश कर रहे हैं। ट्रंप जो तस्वीर पेश करने की कोशिश कर रहे हैं वो दुनिया के लिए हैरान करने वाली तो है, लेकिन सब जानते हैं कि शख्स कुछ भी कर सकता है। हो सकता है कल को ट्रूथ सोशल पर सारी चीजें लिख दे ईरान के बारे में और लास्ट में लिख दे जय श्री राम। एक तरफ ईरान को मिटाने की बात, दूसरी तरफ अल्लाह का भी नाम। यह बयान ट्रंप ने ऐसे वक्त में दिया जब इजरायल ने यह दावा किया कि ईरान
ट्रंप को मारने की प्लानिंग कर चुका है। तो क्या ये मान लिया जाए कि इसलिए ट्रंप ये काम कर रहे हैं? दुनिया को डराने की हसरत पालने वाले डोनाल्ड ट्रंप इसीलिए गुस्सा गए हैं क्योंकि उनको मारा जा रहा है, उनको डर लग रहा है। उन्हें लग रहा है कि ईरान उन्हें मार देगा। अभी तक ईरान को पाषाण युग में पहुंचाने की धमकी दे रहे थे। कौन दे रहे थे? डोनाल्ड ट्रंप। यही ट्रंप दे रहे थे। अब इनको लगता है ईरान इनको मार देगा। अब आप कहेंगे मौत का खौफ किसे नहीं होता भैया? सही बात है, हुक्म होना भी चाहिए मौत का खौफ, लेकिन दुनिया के सबसे ताकतवर देश के राष्ट्रपति को अपने से कमजोर देश से अचानक मौत का डर कैसे सताने लग गया? अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुद कहा कि ईरान उनकी हत्या करने की गंभीर साजिश रच रहा है। ईरानी नेतृत्व की किल लिस्ट में वो नंबर 1 पर है, किसी और ने नहीं, इन्होंने ही कहा था। अब सवाल यह है कि अचानक ट्रंप को यह खबर कैसे लगी, या ट्रंप एक बार फिर बहानों की आड़ में अपने मन का कर रहे हैं? क्योंकि अमेरिकी मीडिया के मुताबिक इजराइल ने दावा किया है कि ईरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हत्या की साजिश रच रहा था। इजरायली खुफिया एजेंसी है ना मोसाद, उसका यह कहना है कि पूरी साजिश तैयार है, तय है, खास योजना के तहत बना दी गई है। इसी वजह से ट्रंप ने इस हफ्ते तुर्की में होने वाले नाटो सम्मेलन से लौटते समय, वो जो हुआ था ना, उस वक्त अपना विमान बदल दिया। यानी मौत के खौफ ने दुनिया के सबसे ताकतवर राष्ट्रपति को अपना प्लान बदलने को मजबूर कर दिया। अब सवाल ये उठने लगे हैं कि क्या इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद की इस रिपोर्ट के बाद ट्रंप गुस्से में है? ईरान के साथ सीज फायर तोड़कर इसीलिए उन्होंने जंग शुरू कर दी, या मामला कुछ और है? क्योंकि 18 जून को जिस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर साइन किया गया था, उसको तोड़ने में 1 महीने का वक्त भी नहीं लगा। 8 जुलाई को फिर से अमेरिका और ईरान एक दूसरे से भिड़ गए। अब जो वजह सामने आई है वो तो सीधी सी बात है कि ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से क्रॉस हो रहे जहाज पर हमला कर दिया है ना। अमेरिका ने उसके बाद पलटवार किया, गलती ईरान ने की। लेकिन बात इतनी सी नहीं है ना, इतनी सी बात पर ट्रंप जी जो हैं वो बिलबिला जाएंगे। मामला कुछ और है, क्योंकि कई मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा हो रहा है कि ट्रंप किसी भी हाल में ईरान से जंग रोकने के पक्ष में है ही नहीं। सीज फायर का ऐलान कई तरह के दबाव में लिया गया। पहला दबाव यूएई, कतर और ओमान की तरफ से था, क्योंकि इन तीनों देशों का कच्चा तेल और गैस का व्यापार ठप पड़ा हुआ था। दूसरा दबाव यूरोप सहित दुनिया के उन देशों का था जो खाड़ी देशों से तेल खरीदते हैं। और तीसरा प्रेशर यूक्रेन की तरफ से, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ठप होने के बाद ज्यादातर देश रूस से तेल खरीद रहे थे और मुश्किल यूक्रेन की पड़ रही थी, क्योंकि यूक्रेन और रूस जंग में लगातार अभी उलझे हुए हैं। इन तीनों वजह से ट्रंप उस जंग को रोकने के लिए तैयार हो गए, जिसे उन्होंने ईरान को पाषाण युग में पहुंचाने के ऐलान के साथ शुरू की थी। कैसे ईरान से जंग जो है ट्रंप की जेब में पैसा डाल रही है, ये बात तो हमने आपको बताई थी ना न्यूज़ की पाठशाला में। बुधवार की पाठशाला की आपको वो क्लास, वो चैप्टर याद होगा, याद है ना? बुधवार वाली क्लास में सोशल मीडिया पर जाकर अगर नहीं याद है तो ढूंढकर एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। 7 अप्रैल को ट्रंप बड़े भारी मन से जंग को रोकने को तैयार हो गए। लेकिन अब क्या हुआ? अगर ट्रंप मोसाद की जानकारी की वजह से गुस्से में फिर से जंग पर उतर आए हैं, तो ये वाला तर्क थोड़ा गले से नहीं उतर रहा है। क्योंकि 13 जुलाई 2024 को अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में डोनाल्ड ट्रंप पर जब हमला हुआ, जब वो बाल बाल बचे, तब भी 25 जुलाई 2024 को ट्रंप ने इस हमले के पीछे ईरान का हाथ बताया था। तब तो हमला नहीं किया। ट्रंप के मन में ईरान का डर कोई नई बात नहीं है। तो सवाल यह है कि क्या ट्रंप मोसाद की जानकारी को बस मोहरा बना रहे हैं और पासा वही चल रहे हैं जो उनके मन में है? क्योंकि अमेरिकी मीडिया में यह बात चर्चा में है। ट्रंप ने ईरान पर फिर से हमला किया तो उसके पीछे बड़ा खेल है। एमओयू साइन होने के बाद ईरान में 5 जुलाई से 9 जुलाई के बीच उनके सर्वोच्च नेता खामेनेई को अंतिम विदाई दी गई। इस दौरान उमड़ी भीड़ गुस्से में थी। खामेनेई की मौत अमेरिका इजराइल हमले में 28 फरवरी को हुई थी, इसीलिए भीड़ लगातार बदले की बात कर रही थी, किल ट्रंप के नारे लगा रही थी।
इस माहौल को देखकर ईरान के कई हार्डलाइनर नेता एमओयू के खिलाफ खड़े हो गए। ईरान के जो ये हार्डलाइनर नेता हैं, उनको लगता है कि खामेनेई की शहादत की वजह कोई और नहीं है, अमेरिका है, तो उससे तो समझौता होना ही नहीं चाहिए। अगर हो गया तो ईरान के अंदर गलत संदेश जाएगा, जो बाद में इस्लामिक क्रांति की मशाल को कमजोर कर देगा। ईरान के इन नेताओं को IRCG के कुछ कमांडर्स का भी बहुत साथ मिल रहा है और उसका नतीजा अचानक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाज पर हमले के रूप में देखा गया। इसी ने ट्रंप को मौका दे दिया जिसकी ताक में वो बैठे हुए थे। वैसे ही ट्रंप के लिए अमेरिकी लोगों की नाराजगी मुश्किल बढ़ा रही है, क्योंकि ईरान के साथ MOU साइन करने के बाद अमेरिका में ट्रंप के समर्थक बहुत निराश थे। 60% अमेरिकी, जिसमें 21% ट्रंप के समर्थक हैं, वो ये कह रहे हैं कि ट्रंप अब सिर्फ अपने फायदे के लिए राष्ट्रपति पद का इस्तेमाल कर रहे हैं। जून में ट्रंप को अमेरिकी संसद में रिपब्लिकन सेनेटर की बगावत झेलनी पड़ी। 10 साल में पहली बार 45% अमेरिकी ये मान रहे हैं कि महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है। विदेश नीति की डिसअप्रूवल रेटिंग -20 तक ट्रंप की पहुंच गई है। तो भैया मरता क्या ना करता, तो चलो बम फोड़े। इन सारी बातों से ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी सबसे ज्यादा नाराज है। इसीलिए ट्रंप को जंग हर समस्या का समाधान लग रहा है। ईरान पर हमला कर ट्रंप हार गए वाले नैरेटिव को तोड़ना चाहते हैं। ईरान पर हमला करके ट्रंप अपने समर्थकों को खुश करना चाहते हैं। ईरान पर हमला करके ट्रंप इजराइल लॉबी को भी खुश रखना चाहते हैं। ईरान पर हमला करके ट्रंप अपनी पॉकेट भी भरना चाहते हैं। और ईरान पर हमला करके ट्रंप अमेरिकी हथियार और तेल लॉबी को खुश रखना चाहते हैं। मतलब एक पंथ 5 काज। ईरान पर हमला करो और बड़े बड़े डायलॉग मीडिया के सामने बोलो और फिर से पलट जाओ, हो गया काम। एक देश के राष्ट्रपति को इससे ज्यादा कुछ और करने की जरूरत ही क्या है, उनको लगता है। और रही बात मौत के खतरे की, तो सियासत में जैसे ही नेताओं की जिंदगी पर खतरे की खबर आती है, सिंपैथी एक वर्ग की अपने आप जाग जाती है। ट्रंप अपनी जान का डर दिखाकर वो जो मिड टर्म चुनाव होने वाला है ना, एक बार फिर से उसकी तरफ रुख कर रहे हैं। अमेरिकियों को उनकी ये टेढ़ी चाल कितनी समझ में आती है वो तो अमेरिकन ही जाने, लेकिन आप लोगों को समझ आ जानी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अब साइंस को चैलेंज देने वाले UFO की रहस्यमयी दुनिया की क्लास। ये कोई हवाई बातें नहीं है, ये कोई साईफाई बात नहीं है, ये प्योर जिस तरीके के रिसर्च पेपर दाखिल हो रहे हैं उस पर आधारित क्लास है। अमेरिका जैसे सुपर पावर देश की नींद इन खबरों से उड़ गई है। ऐसा माना जाता है कि हर रहस्य का जवाब एक दिन समय दे देता है, लेकिन कुछ ऐसे रहस्य होते हैं जो समय के साथ और गहरे हो जाते हैं, जटिल हो जाते हैं। ऐसा ही एक रहस्य है UFO यानी अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट। सुना है ना UFO के बारे में बहुत। आज भी विज्ञान एक सबसे जटिल पहेली के तौर पर इसे देखता है और पिछले कई दशकों के दौरान जिस UFO को अफवाह, कल्पना या साजिश कहा गया, उसके बारे में अमेरिका ने एक नया खुलासा करके सबको हैरान कर दिया है। आप जो अपनी टीवी स्क्रीन पर एक उड़ती हुई आकृति देख रहे हैं ना, ये कोई AI से जेनरेटेड तस्वीर नहीं है। अमेरिका के रक्षा मंत्रालय यानी पेंटागन ने इसे जारी किया है। पेंटागन ने UFO का एक नया वीडियो जारी किया है और इस बार जारी किए गए वीडियो की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें अब तक की सबसे साफ इंफ्रारेड तस्वीरें, यानी ये किसी सामान्य कैमरे से रिकॉर्ड नहीं की गई है, इंफ्रारेड तस्वीरें हैं। ये रिकॉर्डिंग साल 2020 में अमेरिकी सेना के एक सैन्य प्लेटफॉर्म पर लगे अत्याधुनिक सेंसर्स से ली गई थी। लोगों को साफ तरीके से दिखाने के लिए इस UFO का AI वर्जन भी तैयार किया गया ताकि आप समझ सके कि इसकी सही आकृति किस तरह की है।
और सबसे हैरानी वाली बात यह है कि इस यान के डिजाइन और शेप को देखकर लगता है कि इसका उड़ना असंभव है, फिर भी ये उड़ रहा है। इसके पीछे की तकनीक और एनर्जी के बारे में इंसानों को एक नई सिरे से रिसर्च करनी होगी। एक और वीडियो दिखाती हूं। इसमें से एक स्टार जैसी आकृति वाला रहस्यमय यूएफओ आपको दिखाई दे रहा होगा। अमेरिकी सेना ने येलो सी यानी चीन के आसमान पर उड़ते 8 कोनों वाले इस स्टार को रिकॉर्ड किया है। यह बहुत तेज रफ्तार से उड़ते हुए बार बार अपनी दिशा बदलते हुए नजर आया। इसे भी समझने के लिए एआई वर्जन तैयार किया गया ताकि इसे और बारीकी से समझा जा सके। इसका डिजाइन और शेप भी आज के इंसानी तकनीक को चैलेंज दे रहा है। हालांकि पेंटागन ने इन दोनों यूएफओ को एलियन से जोड़कर नहीं देखा है, लेकिन सवाल यह है कि इन्हें उड़ा कौन रहा है। ये अजीब से दिखने वाले फ्लाइंग ऑब्जेक्ट किसने बनाए हैं? कोई तो है जो इनके पीछे है। अमेरिका के पास इन सवालों के जवाब नहीं है। पिछले कई सालों से अमेरिका की अलग अलग एजेंसीज यूएफओ, एलियन से जुड़े वीडियो और फोटोज जुटाने की कोशिश कर रही है, लेकिन अब ट्रंप प्रशासन ने सैकड़ों नए वीडियो, फोटोज और पुराने सरकारी रिकॉर्ड सार्वजनिक कर दिए हैं। अमेरिका की रक्षा विभाग पेंटागन ने यूएफओ से जुड़ी 40 नई फाइलें जारी की है। इसमें 19 वीडियो हैं, 4 ऑडियो हैं, 3 तस्वीरें हैं और 14 दस्तावेज शामिल हैं। और इन सभी फाइलों में 2015 से लेकर 2025 के बीच जितनी भी ये रहस्यमयी सो कॉल्ड घटनाएं हैं उनका जिक्र है। पेंटागन ने इन फाइलों को अपने ऑफिशियल यूएफओ वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है। ये फाइलें पेंटागन, नासा और एफबीआई जैसी बड़ी अमेरिकी एजेंसियों से जुटाई गई है और ज्यादातर घटनाएं पश्चिमी प्रशांत महासागर, अटलांटिक और मिडिल ईस्ट के आसमान में सैन्य कैमरों में रिकॉर्ड किए गए हैं। हालांकि अमेरिका सरकार पहले भी साफ कर चुकी है कि उसे अब तक एलियन जीवन या एलियन टेक्नोलॉजी का कोई पक्का सबूत नहीं मिला है। पेंटागन से जारी हुई इन फाइलों में अमेरिकी ऊर्जा विभाग की एक बहुत ही सेंसिटिव रिपोर्ट भी है, जिसके मुताबिक साल 2025 में इंडो पैसिफिक इलाके में उसके आसमान में कुछ ऐसा दिखा जिसने अमेरिकी सैन्य अधिकारियों की धड़कनों को बढ़ा दिया, क्योंकि ईस्ट चाइना सी के पास अमेरिकी सैन्य सेंसरों ने कई सारे यूएफओ को ट्रैक किया। और सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि ये यूएफओ बिना किसी आवाज, बिना किसी इंजन की मदद से हवा में उड़ रहे थे, ऐसा ये दावा कर रहे हैं। इस वीडियो को देखकर यह सवाल उठने लगे कि क्या चीन कोई नई सैन्य तकनीक बना रहा है या बना चुका है, जिससे अमेरिका पर सीक्रेट तरीके से नजर रखी जा रही है। चीन में भी इस यूएफओ को देखकर बड़ी हलचल मच गई है कि अमेरिका चीन पर नजर रख रहा है। हालांकि यह बात आज तक कंफर्म नहीं हो पाई है कि वो यूएफओ है या कुछ और। जब से पेंटागन ने नई यूएफओ फाइल्स पब्लिक की है, तब से एरिया 51 की भी चर्चा शुरू हो गई। आज आपको धरती पर मौजूद इस रहस्यमयी जगह के बारे में भी जानना चाहिए, जिस पर अमेरिका कई सालों से पर्दा डाल रहा है, ऐसा लोग कहते हैं। एरिया 51 का नाम आते ही लोगों के दिमाग में एलियंस और उड़न तश्करियां सब आने लग जाती है। एरिया 51 अमेरिका के नेवाडा रेगिस्तान में स्थित एक बहुत ही गुप्त अमेरिकी वायुसेना का बेस है, ऐसा लोग कहते हैं। इसका ऑफिशियल नाम होमी एयरपोर्ट या ग्रूम लेक है। यह जगह दुनिया की सबसे रहस्यमयी जगहों में से एक मानी जाती है। इस बेस के चारों तरफ मोशन सेंसर, एडवांस कैमरा और हथियारों से लैस सुरक्षाकर्मी तैनात रहते हैं। इसके ऊपर से किसी भी नागरिक या सामान्य सैन्य विभाग को उड़ान भरने की परमिशन नहीं है। अमेरिकी सरकार ने करीब 60 साल तक इस जगह के बारे में कभी किसी को नहीं बताया। साल 2013 में CIA ने पहली बार सार्वजनिक रूप से माना कि एरिया 51 जैसी कोई जगह मौजूद है। एरिया 51 वही जगह है जिसे एलियन थ्योरी का बेस माना जाता है, क्योंकि इसी इलाके को यूएफओ की पसंदीदा जगह माना जाता है। 1947 में पहली बार यहां एक एलियन स्पेसक्राफ्ट क्रैश होने की बात सामने आई थी, ऐसा कहा जाता है।
इसमें मलबे और कुछ बॉडीज की जांच करने की बात भी कही गई थी, लेकिन अमेरिकी सरकार ने, ऐसा लोग कहते हैं कि इसे छुपाने के लिए हॉट एयर बलून की घटना बताकर टाल दिया। इसी तरह 1989 में यह बात सामने आई कि एरिया 51 में अमेरिका के पास 9 एलियन स्पेसक्राफ्ट थे। एरिया 51 को लेकर अमेरिका ने लंबे समय तक एलियन और यूएफओ के राज छुपा कर रखे, जो अब एक एक करके सामने आ रहे हैं। चाहे सच्चाई जो भी हो, मतलब ऐसी बातें करते हैं लोग। इतना तय है कि रहस्य अब केवल कल्पना का विषय नहीं रहा। दुनिया की बड़ी एजेंसीज इसकी जांच कर रही है, वैज्ञानिक इसका जवाब तलाश रहे हैं। साइंस को चुनौती देने वाले यूएफओ या एलियंस का कोई ठिकाना है या ये सिर्फ कोरी कल्पना है? एक सवाल का जवाब दीजिएगा, आप कितने घंटे सोते हैं? और आप में से कई ऐसे हो सकते हैं, मैं देख भी रही हूं, क्या फर्क पड़ता है मैडम? हुक्म, फर्क पड़ता है। आप कितने घंटे सोते हैं इसका सीधा ताल्लुक आपके स्वास्थ्य से है, आपके बिहेवियर से है। WHO की रिपोर्ट बताती है 18 से 64 साल की उम्र के लोगों को ऑन एन एवरेज 7 से 9 घंटे सोना चाहिए। लेकिन आपको पता है भारत में सिचुएशन क्या है? उल्टी है। लोकल सर्कल्स की एक रिपोर्ट आई, उसके मुताबिक भारत में 46% लोग रोजाना 6 घंटे से भी कम सोते हैं। 72% लोगों ने बताया कि उनकी नींद रात में बीच बीच में टूट जाती है। अब इससे दिक्कत क्या होती है भाई? जब आप ठीक से नहीं सोएंगे तो फिर आपको डिप्रेशन, हाई ब्लड प्रेशर, दिल की बीमारी, डायबिटीज, स्किन से जुड़ी समस्याएं बड़े लेवल पर होगी। और इन्हीं बीमारियों की वजह से जब आप अस्पताल के चक्कर काटेंगे, छुट्टी लेंगे, आपके कामकाज पर जब असर पड़ेगा, उसका आप कैलकुलेशन कीजिए, देश को लगभग 3 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हर साल। पैसे के नुकसान को तो आप छोड़ दीजिए, लेकिन जब आप नींद कम लेंगे तो आप फ्रेश नहीं फील करेंगे, काम पर असर पड़ेगा, मेंटल हेल्थ पर असर पड़ेगा, आप चिड़चिड़े रहेंगे और आपको एहसास भी नहीं होगा। इसीलिए जरूरी है कि 7 से 9 घंटे की नींद आप लें। वो जो मोबाइल फोन से आपकी पक्की यारी दोस्ती है ना, रात को 1-1 बजे वाली, तोड़िए उसे। वो दोस्त नहीं है, वो आपकी नींद का दुश्मन है। घंटी बज गई है, जाना होगा, लेकिन फिर आपके सामने हाजिर हो जाऊंगी। फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए। देखते रहिए टाइम्स नाउ नव भारत और इंतजार कीजिए न्यूज की पाठशाला का। शुक्रिया।